देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम इन बॉयलर कॉज्ड बाय हार्ड वाटर ये पढ़ने वाले हैं। यानी कि हार्ड वाटर के इस्तेमाल से बॉयलर के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, इन्हें हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बॉयलर क्या होता है। तो बॉयलर बेसिकली एक वाटर टैंक होता है जो थर्मल पावर प्लांट में और दूसरी इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किए जाते हैं। बॉयलर स्टील का बना हुआ, हार्ड स्टील का बना हुआ एक टैंक होता है। इस टैंक के अंदर पानी को लेकर, है ना, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, इमर्शन रोड्स की हेल्प से या फिर डीजल या कोयले को जला करके इस पानी को गर्म किया जाता है, जिससे पानी की भाप बनती है। इस पानी की भाप को आगे टरबाइन तक ले जा करके इससे जुड़े हुए जनरेटर को घुमाया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। या जहाँ पर भी किसी इंडस्ट्री में भाप की आवश्यकता होती है, जहाँ भाप बनाने की आवश्यकता है, वहाँ पर बॉयलर का इस्तेमाल किया जाता है। ये बॉयलर स्टील के बने हुए टैंक हैं। अब ध्यान दें, इसमें हार्ड वाटर अगर हम यूज़ करेंगे तो इससे क्या समस्याएं इस बॉयलर के अंदर हो सकती हैं, ये हमको पढ़ना है। तो सबसे पहली समस्या आपको देखने को मिलेगी स्केल फॉर्मेशन। स्केल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, स्केल क्या होता है? तो ये एक हार्ड डिपोजिशन होता है। जो बॉयलर की वाल्स हैं, इन वाल्स के अराउंड आपको एक भूरे या येलो वाइट कलर की एक पपड़ी देखने को मिलेगी, है ना, येलो वाइट कलर की एक पपड़ी देखने को मिलेगी। और ये डिपोजिशन इतना हार्ड होता है कि छीनी और हथौड़े की मदद से भी आसानी से नहीं दूर होता। तो इस तरह के डिपोजिशन को हम स्केल कहते हैं। बेसिकली स्केल जो है वो पानी में डिजोल्व सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होता है। तो व्हेन हार्ड वाटर इज हीटेड, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट डीकम्पोज। पानी के अंदर हार्डनेस करने वाले जो सॉल्ट हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स, ये डीकम्पोज होते हैं और कार्बोनेट्स बना लेते हैं इनटू इनसोल्यूबल कार्बोनेट्स विच फॉर्म हार्ड डिपॉजिट्स या स्केल ऑन बॉयलर वाल्व। तो ये जो है इस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट का एक हार्ड डिपोजिशन होता है। ये सिलिका के साथ मिलकर के और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। इसके इफेक्ट क्या होंगे? इसके इफेक्ट ये होगा कि जब इस बॉयलर को हम बाहर से गर्म कर रहे हैं तो उतनी हीट यहाँ पर नहीं मिल पाएगी, जिसके कारण इस बॉयलर की एफिशिएंसी घट जाएगी। दूसरा, यहाँ का जो लोहा है, इस बॉयलर के टैंक का जो लोहा है वो काफी भुरभुरा हो जाता है इसके कारण, और बॉयलर के फटने का डर रहता है ना, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है बॉयलर के अंदर। तो रिड्यूस हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी, इंक्रीज फ्यूल कंजप्शन, कॉज ओवरहीटिंग ऑफ बॉयलर पार्ट्स लीडिंग टू डैमेज, है ना। यहाँ पर जब ये पपड़ी बार बार गर्म होती है और फिर से बॉयलर जब ठंडा होता है तो इसमें क्रैक्स आने लगते हैं, और उन क्रैक्स के कारण जो है बॉयलर की वाल की जो सरफेस है वो डैमेज हो जाती है, कमजोर हो जाती है, और बॉयलर के फटने का डर रहता है। तो पहली समस्या जो आती है वो स्केल फॉर्मेशन की है, जो कि मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स के कारण आती है। दूसरी समस्या देखेंगे हम, दूसरी प्रॉब्लम देखेंगे बॉयलर के अंदर, जो कि है स्लज फॉर्मेशन। स्लज क्या होता है? बॉयलर के अंदर जो मुलायम सा डिपोजिशन होता है सॉल्ट्स का, जो कि सिंपल ब्लो डाउन ऑपरेशन के द्वारा भी अलग किया जा सकता है। तो इस तरह के डिपोजिशन को स्लज फॉर्मेशन कहते हैं। ध्यान दें, ये डिपोजिशन स्केल की तरह हार्ड नहीं होता। ये बॉटम में एक लूज डिपोजिशन होता है जिसको इजीली रिमूव किया जा सकता है। तो इम्प्योरिटीज लाइक मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम सल्फेट प्रेसिपिटेट एट lower temperature and settle at the boiler bottom as sludge, जो कि एक लूज डिपोजिशन है। इसके इफेक्ट क्या होंगे? ये जो है ये वाटर सर्कुलेशन को ब्लॉक कर देती है। मान लीजिए किसी नली में ये पहुंच गया जहां से भाप को हम कहीं बाहर लेकर के जा रहे हैं, तो वो उसे रोक देगी, है ना। तो वाटर सर्कुलेशन को रोक देती है, जिसके कारण एफिशिएंसी, बॉयलर की एफिशिएंसी घट जाती है। कोज लोकेलाइज्ड ओवरहीटिंग, इसके कारण जो है किसी एक जगह पर लोकेलाइज्ड ओवरहीटिंग की समस्या देखने को मिलती है, जिसके कारण एंड अनइवन हीट डिस्ट्रीब्यूशन, इसके कारण हीट जो है अनइवनली पानी में डिस्ट्रीब्यूट होती है, और इससे भी बॉयलर के टूटने का, खराब होने का खतरा बना रहता है। तो स्लज समझ में आया होगा। ये स्लज का मुख्य कारण है कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट। इसके कारण ये स्लज का फॉर्मेशन होता है। आगे बढ़ते हैं हम। तीसरी समस्या हमको बॉयलर के अंदर देखने को मिलती है, जो कि है बॉयलर कोरोजन, है ना। बॉयलर का, क्योंकि बॉयलर बेसिकली एक
एक टैंक है, एक टंकी है पानी की जो कि स्टील की बनी हुई है। अब क्योंकि ये स्टील लोहा है ना, मेटल की बनी हुई है, तो इस पर इसके अंदर जो पानी के अंदर डिजोल्व्ड गैसेस हैं या डिजोल्व्ड एसिड है, इसके कारण भी यहाँ पर कोरोजन देखने को मिलता है। तो बॉयलर कोरोजन, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर रिएक्ट विद द बॉयलर मेटल फॉर्मिंग रस्ट। पानी के अंदर जो ऑक्सीजन डिजोल्व है वो इस तरह से लोहे के साथ रिएक्ट करके ब्राउन रस्ट बनाती है, आयरन हाइड्रोक्साइड बना लेती है ना, इसको ब्राउन रस्ट के नाम से जानते हैं, जो लिक्विड मीडियम में जनरली देखने को आपको मिलती है। इसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड डीकम्पोजेस, मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो डीकम्पोज हो जाता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। अब आपको पता होगा कि जितने भी एसिड हैं ये मेटल के दुश्मन कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल के साथ ये रिएक्ट करके एक तो रस्टिंग की रेट को कई गुना बढ़ा देते हैं, और साथ में ये सीधे भी डायरेक्टली भी रिएक्ट करके मेटल को सॉल्ट में कन्वर्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो डिकम्पोज होकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है जो कि मेटल को कोरोड करता है दोनों तरह से। कैसे? एक तो रस्टिंग की रेट को बढ़ाकर और दूसरा सीधे रिएक्ट करके। इससे इफेक्ट देखने को मिलेंगे बॉयलर के अंदर। वीकन्स द बॉयलर मटेरियल कॉजिंग लीक और बर्स्ट, है ना। इससे बॉयलर का जो मटेरियल है वो वीक हो जाएगा, जिसके कारण बॉयलर फट भी सकता है या लीक हो सकता है। दूसरा, रिड्यूस बॉयलर लाइफ स्पान, यानी कि बॉयलर की जो लाइफ स्पान है, जो उम्र है, उसको ये घटा देता है। आपको कम समय में ही बॉयलर को रिप्लेस करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ समस्या जो हार्ड वाटर के यूज से होती है बॉयलर के अंदर, वो है प्राइमिंग और फोमिंग। एक्चुअल में ये दो अलग अलग समस्याएं हैं जिनको एक ही पॉइंट में हम लोगों ने लिखा है। अगर परीक्षा की दृष्टि से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा के अंदर स्केल और स्लज को पूछा जाता है और साथ में प्राइमिंग और फोमिंग को भी उसी रेशियो में पूछा जाता है। तो प्राइमिंग और फोमिंग ये क्या होता है? प्राइमिंग का मतलब क्या होता है कि यदि बॉयलर के अंदर पानी की भाप के साथ पानी की कुछ लिक्विड की बूंदे भी जा रही हैं, है ना, भाप के साथ में वेपर, पानी की भाप जो कि गैस फॉर्म में है, वेपर जो कि गैस फॉर्म में है, इसके साथ वाटर जो कि लिक्विड फॉर्म में है ना, ये भी अगर इन ट्यूब्स के साथ जा रहा है तो इसे हम प्राइमिंग कहते हैं। तो प्राइमिंग जनरली होती क्यों है कि जब हाई प्रेशर पर बहुत तेजी से पानी उबलना शुरू करता है तो इस भाप के साथ में, बहुत तेजी से उत्पन्न हो रही भाप के साथ में पानी की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स भी चली जाती हैं, और ये बॉयलर की डिजाइनिंग में फॉल्ट के कारण भी होता है। तो इसे हम प्राइमिंग कहते हैं। प्राइमिंग ऑक्योर व्हेन डिसॉल्व्ड सॉल्ट कॉज वाटर ड्रॉपलेट्स टू बी कैरिड अलोंग विद द स्टीम, है ना। डिसॉल्व्ड सॉल्ट की मात्रा अधिक होती है तब प्राइमिंग होती है। इससे वाटर की जो ड्रॉपलेट्स हैं वो स्टीम के साथ, पानी की भाप के साथ चली जाती है। जबकि फोमिंग का मतलब क्या होता है कि जब पानी के अंदर ऑयल प्रेजेंट होता है ना, कुछ मात्रा में ऑयल या ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है, तब यहाँ पर जब इनलेट के थ्रू पानी इसके अंदर लिया जाता है तो यहाँ पर पानी के सतह के ऊपर कुछ झाग का निर्माण हो जाता है, और ये झाग आसानी से टूटते नहीं है ना, स्थायी हो जाते हैं। तब इस तरह की घटना को हम फोमिंग के नाम से जानते हैं। तो फोमिंग इज कॉज्ड बाय द इम्प्योरिटी स्टेबलाइजिंग फोम ऑन द वाटर सरफेस। इसके इफेक्ट देखें तो प्रोड्यूस वेट स्टीम, है ना, पानी के साथ अगर भाप के साथ अगर पानी की छोटी ड्रॉपलेट्स जा रही हैं तो इसको वेट स्टीम कहते हैं। तो ये वेट स्टीम को प्रोड्यूस करता है। रिड्यूसिंग एफिशिएंसी, इसके कारण बॉयलर की एफिशिएंसी घट जाती है। साथ में कैन डैमेज स्टीम कैरिंग इक्विपमेंट, है ना, जो ट्यूब्स हैं भाप को ले जाने वाली या फिर जो टरबाइन है, इसके पार्ट्स भी डैमेज होते हैं प्राइमिंग और फोमिंग के कारण। चलो आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ प्रॉब्लम जो हार्ड वाटर के इस्तेमाल से होती है, इसको हम कहेंगे कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट। कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट, कॉस्टिक का मतलब कॉस्टिक सोडा से है, NaOH से है, जबकि इम्ब्रिटलमेंट का मतलब होता है भंगुरता, है ना। डक्टिलिटी और मेलिबिलिटी कम हो जाना, इसको कहते हैं भंगुरता। तो ये है कॉस्टिसिटी के कारण होता है कि जब हम पानी का सॉफ्ट बनाने के लिए लाइम सोडा ट्रीटमेंट करते हैं तब हम सोडा का इस्तेमाल करते हैं, Na2CO3 का इस्तेमाल करते हैं, है ना। ये Na2CO3 जो है हाई प्रेशर पर और टेम्परेचर पर हाइड्रोलाइज होकर के NaOH फॉर्म कर लेता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। अब ये जो NaOH है ये लगातार पानी के अंदर
जो है इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता चले जाता है बॉयलर के अंदर जो पानी है, क्योंकि हम पानी की जब भाप बनेगी तो प्योर वाटर ही स्टीम के फॉर्म में आएगा, जबकि ये जो NaOH है इसका कॉन्सेंट्रेशन उस बॉयलर के अंदर बढ़ते चले जाएगा। जब भी हम लाइम सोडा मेथड से पानी को सॉफ्ट करेंगे और वही पानी बॉयलर के अंदर इस्तेमाल करेंगे, तो जब भाप बन जाएगा तो उसका जो सोडा वाला पार्ट है वो पानी के अंदर ही रह जाएगा। तो इस तरह से NaOH का कॉन्सेंट्रेशन कंटिन्यूअसली बढ़ता है। अब ये जो NaOH है ये इस बॉयलर की वाल पर इसके क्रैक्स के अंदर बहता रहता है और साथ में अपने अंदर जो लोहा है उस लोहे के साथ जुड़ करके सोडियम फेरेट बना लेता है। इस सोडियम फेरेट के कारण ये जो बॉयलर की वाल है ये कमजोर हो जाती है ना, डिग्रेड हो जाती है, और इसके कारण बॉयलर के फटने का डर बना रहता है। तो कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट में हम लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट इन वाटर डिकम्पोजेस इनटू सोडियम हाइड्रोक्साइड विच अटैक्स स्ट्रेस्ड पार्ट ऑफ द बॉयलर मेटल। इसकी केमिकल रिएक्शन भी है जिसमें सोडियम कार्बोनेट जल अपघटित होकर के NaOH बना रहा है। यही NaOH जो है वो वाल से रिएक्ट करके यहाँ पर लगे हुए आयरन के साथ रिएक्ट करके, है ना, सोडियम फेरेट बनाता है जो कि एक भुरभुरा मटेरियल है। इसके इफेक्ट लीड टू क्रैकिंग एंड स्ट्रक्चरल फेल्यूर ऑफ द बॉयलर मेटल, है ना। स्ट्रक्चरल फेल्यूर यानी कि वही मेटल की जो मटेरियल है वो भुरभुरा हो जाएगा और उसको टूटने का खतरा बना रहेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने बॉयलर के अंदर उत्पन्न होने वाली 5 समस्याएं देखी। कास्टिक इनब्रिटलमेंट भी इतना ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।